लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे जो कंडक्शन मॉडल है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन मॉडल। और ये प्रपोज किया था न्यूटन ने। और जो पूरा ये मॉडल है वो बेस करता है ओह्म्स लॉ, जो कि हमारे पास रिलेशन शो करने के लिए है। एक हमारे पास जो डेंसिटी है और मोशन ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टिविटी और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। तो ओह्म्स लॉ को यूज़ करते हुए हम रिलेशन दिखाएंगे एक रेजिस्टिविटी में और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स में। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास कॉपर है, और अगर कॉपर का अगर आप एक एटम की बात करें तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा ना वो एटम के साथ अटैच होगा, अगर आप सिर्फ एक एटम की बात करें। लेकिन अगर जैसे ही आप उन सारे एटम्स को मिला के एक मेटल बना दोगे, इकट्ठे रख दोगे, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे सॉलिड में। तो अगर आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है और उसका एक एटम की बात करें आप, तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ही अटैच होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे उन सारे बंच ऑफ एटम्स को मिला के एक बना दें, सॉलिड बना दें, मेटल बना दें, तो फिर वो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव होंगे। वो जो एटम इसमें पूरे मटेरियल में वो फ्रीली ट्रेवर्स कर सकेंगे। तो इसको अक्सर इसके टर्म यूज होती है, जो ये मेटल में फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं रैंडम मोशन। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास, आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को अप्लाई नहीं किया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी वो रैंडम होगी और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। v इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखें, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत कम वैल्यू है। और आप फिर वो जो कहेंगे कि इसमें जो अगर इतनी स्पीड है तो इसमें करंट क्यों नहीं है, फिर करंट जीरो क्यों है, कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। तो हम मेजर करते हैं कि कंडक्टर में करंट जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि आपकी एक क्रॉस सेक्शन में से जो नेट चार्ज है वो फ्लो नहीं हो रहा होता। तो एक मरतबा यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो यूं अगर यूं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसी क्रॉस सेक्शन में, तो नेट उसकी मोशन नहीं है कि एक तरफ मूव हो रहा हो, जैसे कि ये हो सकता है इस तरह से। तो नेट मोशन नहीं है तो फिर वो उसके अंदर वो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बेशक जितनी मर्जी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, एक क्रॉस सेक्शन में से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेट जो चार्ज है पास करता है वो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि आप पोटेंशियल अब बैटरी से अटैच करते हैं अपने कंडक्टर को, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। क्योंकि आपके पास अगर नॉन जो रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टर है कि उसमें रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी। तब फिर वो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू कर देंगे। जो पिछले लेक्चर में शो किया था कि वो रैंडमली वो थोड़ा सा टकराएंगे तो सही दरम्यान में अपने आने वाले वो जो आइंस हैं, पॉजिटिव आयन उनके साथ, लेकिन नेट मोशन होगी उनकी डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, स्पीड कम होती है उसकी। तो इस मॉडल में हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है। और assumption है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन मोशन आफ्टर अ कोलिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोशन बिफोर कोलिजन। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो उसकी दरमियान में जो आइंस पड़े हुए हैं उसके साथ टकराएगा भी, सही है। ठीक है। तो उस सिनेरियो को बेस मतलब देखते हुए तो हमारे पास पहली जो assumption है, द इलेक्ट्रॉन मोशन आफ्टर अ कोलिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोशन बिफोर कोलिजन। ठीक। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद वाली जो मोशन है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो इनसे टकराएगा। ठीक है, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा लेट से। तो इन दो कोलिजन के दरम्यान में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी वो है मोशन है, वो इंडिपेंडेंट है इस मोशन के जो यहाँ से कुलियन से पहले किया। और ये कुलियन इधर वाली जो मोशन है वो इधर वाली वो कुलियन के इधर वाली मोशन के इंडिपेंडेंट है।
तो दो कंसेक्टिव कुलयन है वो मैटर करती हैं, और वो पीछे वाली कुलयन की इंडिपेंडेंट है। ठीक। तो ये वाली जो कुलयन है, ये जो मोशन होगी इन दो आइंस के दरमियान में, वो पहले वाले पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो ये पहली assumption है। दूसरी assumption है द एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लॉस्ट टू द एटम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड एटम कोलाइड। ठीक है। तो जो आपके पास एक्सेस एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, वो लॉस करेगा वो एटम कोर के साथ जब वो कोलाइड करेगा। जैसे कि आपके पास, जैसे मैंने भी शो किया, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव कोर पड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा, जो एक्सेस एनर्जी होगी वो इसके साथ जब कोलाइड करेगा सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा। फिर जो नेट आगे से इसके मोशन स्टार्ट करेगा वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, इधर कोलाइड करेगा, सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा। आगे से फिर दोबारा जो मोशन स्टार्ट करेगा वो जीरो वेलोसिटी से करेगा। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा अहम है, ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगा। ये जो assumption है, तो जितनी ज्यादा एक्सेस एनर्जी है वो एक कुलयन में सारी की सारी इलेक्ट्रॉन दे देगा, आगे से वो नई वो वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करेगा। क्योंकि पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश है, वो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्राइव करना शुरू कर देगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये जो assumption है आपको बताती है कि जो असल में जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन टकराएगा आयन कोर के साथ, और आयन कोर को अपनी एनर्जी दे देगा। वो एनर्जी क्या करेगी, उन आयन कोर्स को वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेशन से आपके पास वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप कंडक्टर है, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सेस, वो क्या करेगी, एटॉमिक कोर को वाइब्रेट करेगी, तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव और जो इसकी ग्राउंड से जो इस मॉडल के हैं उसके ऊपर किन assumptions पे ये खड़ा हुआ है, और हमें किन दो क्वांटिटीज के दरम्यान में रिलेशन देता है। अब हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्कशन की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही इस अलग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होना शुरू कर देगा। तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगी, वो ये है F इजिकल टू क्यू हुई। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ओम्स लॉ के नेट फोर्स जितनी इस पे अप्लाई हो रही है उन सम का सम इज इक्वल टू है मास टाइम एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास आ गया रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, और सम ऑफ फोर्सेस डिवाइड बाय मास, सम ऑफ फोर्सेस डिवाइड बाय मास। तो ये मेरे पास आ गया सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू क्यू ई। तो ये हमारे पास इस मटेरियल में सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैंने चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है, इस वजह से मैं टर्म्स पहले से डिफाइन कर रहा हूँ कि कोई भी जो कंजक्टिव कुलयन है उसके दरमियान की मैंने मोशन ली है। ठीक। तो ये मेरे पास ये आयन कोर्स हैं। तो इनको जब यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जैसे यहाँ से टकराएगा सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने बताया कि वो अपनी वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करेगा, और फिर इस टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कहना है जस्ट बिफोर द कोलिजन, इस आयन कोर से टकराने से थोड़ा सा पहले जो हमारे पास वेलोसिटी है उसे मैंने फाइनल वेलोसिटी कहा है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट, अगर आप मोशन स्टार्ट करें तो इन बिटवीन जो एक्सीलेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपका एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा, और अगर आपका एक्सीलेशन कांस्टेंट है तो आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कांस्टेंट एक्सीलेशन के लिए है। तो कांस्टेंट एक्सीलेशन है तो फिर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा। तो आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। तो ये आगे मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसकी एवरेज लेना चाहता हूँ ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेट्स टेक एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी की हमने एवरेज लेनी है ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज लें, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी की सारी जैसे मैंने बताया वो जीरो होंगी।
सारी की सारी जो वो एवरेज वेलोसिटी है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपके पास ज़ीरो होंगी, क्योंकि जैसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन एक कोर से टकराएगा उस वक्त सारी अपनी एनर्जी दे देगा, फिर दोबारा वो जीरो से मोशन स्टार्ट करेगा, तो लेस वेलोसिटी आपके पास वहाँ से पे जीरो होगी। एक और हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, फिजिकल पैरामीटर है, वो है एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। तो एवरेज टाइम जो इंटरवल है किसी भी दो कोलिजन्स के दरमियान में, उसे हम कहते हैं टाउ। ठीक, तो जो डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। ठीक है, जैसे ही आपका जो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयन कोर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास इस तरफ से आ रहा है, तो इन दो कंसेक्टिव कुलीन के दरम्यान में जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाउ है। ठीक, तो टाउ मैंने बताया कि किस चीज़ पे डिपेंड करे, साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। एक क्या कि आपके पास ऐसा मटेरियल है कि जिसका साइज ज़्यादा है, और एक मटेरियल जिसमें एटॉमिक साइज कम है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा टाउ। और दूसरा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर डेंसिटी कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके कितने डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब आप जैसे मैंने बताया, अगर आप पूरी सीक्वेंस की एवरेज लें, तो जो आप इसकी एवरेज लेंगे तो ये ज़ीरो है, इसकी एवरेज लेंगे तो ये मैंने लिखा हुआ है, और इसकी एवरेज ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साथ टाइम का भी एवरेज आएगा, टाइम की एवरेज ही आएगी, तो ये मेरे पास था हुआ है। तो वी फाइनल एवरेज इज इक्वल टू, दरअसल यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम ई टाउ। ठीक, तो ये रही मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अभी तक के लिए। अब हम यूज़ कर लेते हैं इसके साथ जो हमारे पास पहले से रिलेशन है करंट डेंसिटी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ये करंट डेंसिटी का रिलेशन है, एक जे इज इक्वल टू एन क्यू बी डी, जो पिछले लेक्चर के पिछले हिस्से में आपने ये देखा है। तो वी डी की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, कि ए क्यू ये है, ए क्यू यहाँ से आ गया, तो एन यहाँ पे है, एन क्यू, क्यू क्यू स्क्वेयर हो गया, और एक ई ऊपर से आ गया आपके पास, और नीचे एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जितना ये पैरामीटर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, एक तो हमारे पास और भी रिलेशन है जे का, तो एक डिफ्लॉस का रिलेशन है, एक जे का ये भी तो रिलेशन है, जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब आप कंपैरिजन कर लें कि अगर आपके पास जे इज इक्वल टू दिस है, तो ये जो पोर्शन है आपके पास, जे इज इक्वल टू होगा कंडक्टिविटी के। ठीक, कंपैरिजन से, तो कंडक्टिविटी हमारे पास डिपेंड कर रही है कि मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एक ये चीज़, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने हैं, वो क्यू है। टाउ पे डिपेंड कर रही है कि अगर आपके पास दो कोलिजन के कंसेक्टिव कोलिजन का जो टाइम है वो जितना ज़्यादा होगा, आपके पास कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो टाइम जितना ज़्यादा है दो कोलिजन के दरम्यान में, इसका मतलब है कि टकराव उतना कम है। तो टकराव जितना कम होगा, आपके पास कंडक्टिविटी जाहिर सी बात ज़्यादा होगी, कि उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए आसानी है। जिसमें कंसेक्टिव जल्दी कोलिजन्स होंगे, तो टाइम इंटरवल आपके पास शॉर्ट होगा, तो टाउ शॉर्ट होगा। तो जब टाउ शॉर्ट होगा तो आपके पास कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ से आपको ऑब्वियस एक रिलेशन नजर आ रहा है कि जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे वो कंसेक्टिव, तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रुकेगा एज कम्पेयर टू द लॉन्ग इंटरवल फॉर द कोलिजन्स। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी ऑपोजिट है, कि अगर मैस आपके पास इलेक्ट्रॉन के हैं, मैस पे जो मोशन है वो मैस के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो कंडक्टिविटी है, इसका रेसिप्रोकल आप देख लें, रेसिप्रोकल सारे के जो टर्म्स हैं, जो हमने आर्गुमेंट दी हैं इस कंडक्टिविटी के लिए, आप उनका रेसिप्रोकल कर लें, तो आपके पास ये रेजिस्टिविटी है, कि रेजिस्टिविटी उतनी बढ़ेगी जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम कम होंगे, टाउ आपके पास अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और टाउ अगर आपके पास कम है तो रेजिस्टिविटी, सॉरी, टाउ अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और टाउ अगर आपके पास कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो
एक और चीज इस इन इन दोनों रिजल्ट्स में एक, कि ये डिपेंड नहीं करते आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ। तो ये जो आपके पास जो रिलेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट और है ओम्स लॉ की।